शिल्पा शर्मा निवास की नई बहू थी। उसे ससुराल में आए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि वो अपने पति विकास से बोलती है। वैसे मेरे सास ससुर तो है नहीं, फिर ये पूरा घर किसके नाम है? अरे माँ बाबूजी के जाने के बाद भैया भाभी ने ही मुझे एक बेटे के जैसे प्यार दिया। खुद अनपढ़ हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। ये पूरी प्रॉपर्टी उनके ही नाम है। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे माँ बाबूजी चले गए थे। तब से लेकर अब तक भैया भाभी ने मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं तो ये सोचता हूँ कि उनका ये एहसान मैं कभी चुका भी पाऊंगा कि नहीं। तुम्हारा क्या हिस्सा है इस घर में? अरे मुझे क्या हिस्सा चाहिए? भैया भाभी ने बहुत किया है मेरे लिए, मुझे बस उनका आशीर्वाद चाहिए। तुम्हें पता है भैया भाभी की कितनी उम्र हो गई है, लेकिन उन्होंने कभी खुद की कोई संतान नहीं की, क्योंकि वो मुझे ही अपना बेटा मानते हैं और बेटे जैसा प्यार किया उन्होंने मुझे। ये तो भैया भाभी का गुलाम है, बस उनके ही गुणगान गा रहा है। अरे इनको अपने वश में नहीं किया ना मैंने, तो मेरा नाम भी शिल्पा नहीं। क्या वो तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे कुछ नहीं, समय आने पे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा रिश्ता तुम्हारा अपना है और कौन सा पराया। शिल्पा की जेठानी कविता बहुत सीधी सादी थी। वो अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा से पूरी फैमिली को जोड़कर रखना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन कविता का पति मोहन कविता से बोलता है, अरे कविता, सारा दिन घर का काम करती रहती हो, थोड़ा सा आराम भी कर लो। अपनी देवरानी से भी करवा लिया करो। मैं तो देखता हूँ कि वो या तो फोन में लगी रहती है या फिर टीवी देखती रहती है। अरे तुम घर की बड़ी हो, थोड़ी उसकी आदत बनाओ कि वो घर का काम करे। अरे रहने दीजिए ना, मैं अकेले घर का सारा काम कर लूंगी। शिल्पा को भी घर में आए हुए कितने ही दिन हुए, मुश्किल से 2-3 महीने। थोड़ा घुल मिल जाएगी अच्छे से, तब काम कर लेगी। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। औरतों के मामलों में ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। और क्या, औरतों के मामले में बोलना नहीं चाहिए आपको। वैसे भी शिल्पा मेरी देवरानी नहीं बल्कि मेरी बेटी की तरह है, क्योंकि मैंने विकास को अपना बेटा माना है। इस नाते से तो वो मेरी बेटी हुई ना, और अपनी बेटी को थोड़ा सा आराम करने के लिए दे भी दूं तो क्या दिक्कत है। ऐसे ही एक दिन शिल्पा कविता के कमरे में जाती है। कमरा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो मन ही मन खुद से कहती है, अरे बाप रे, इसका कमरा तो हमारे कमरे से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा और सुंदर है। हमें तो एक काल कोठरी दे दी इन्होंने, ऊपर से मेरा ये निकम्मा पति, इसे अपना अच्छा बुरा कुछ भी नहीं पता। गधे की तरह 4 रोटी दे दो, खा लेगा और बात खत्म। शिल्पा बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ जाती है। अपने कमरे में आने के बाद वो अजीब सा मुंह बनाकर बैठी हुई थी। तभी विकास उससे बोलता है, क्या वो तुम नाराज हो क्या मुझसे? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? सच बताऊं तो इस छोटे से कमरे में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो या तो इस कमरे को तोड़ के रिपेयर करके बड़ा बना दो, या फिर तुम्हारी भाभी का जो कमरा है ना बड़ा वाला, वो कमरा मुझे दिलवा दो। अरे वो कमरा तो भैया भाभी का है। भैया भाभी बहुत समय से रह रहे हैं उस कमरे में, और दिक्कत क्या है? कुछ दिनों तक तो तुम बहुत खुश थी, अब अचानक से क्या हुआ तुम्हें? मुझे तो वही कमरा चाहिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना है। अगर मुझे वो कमरा नहीं मिला तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, फिर तुम अकेले ही रहना इस कमरे के अंदर। कविता शिल्पा और विकास की पूरी बातें सुन लेती है। तभी कविता अंदर आती है और कहती है, अरे विकास, मैं क्या कह रही थी, तुम दोनों के कमरे में सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा रहता है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, मेरा ये जो बड़ा वाला कमरा है वो कमरा तुम ले लो, और इस छोटे वाले कमरे में मैं और तुम्हारे भैया शिफ्ट हो जाएंगे। शिल्पा की नई नई शादी हुई है, जो सामान लेकर आई है वो सामान इस छोटे से रूम में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तुम एक काम करो, मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। हाँ अरे नहीं भाभी, हम एडजस्ट कर लेंगे। विकास, तुम मेरी बात को मना करो, जितना बोलो उतना कर लो। कविता के कहने पर विकास और शिल्पा दोनों बड़े रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब शिल्पा पूरे घर को अपने नाम करने के फिराक में होती है। कमरे को तो हथिया लिया मैंने, अब इस पूरे घर को अपना बनाना है। जब हम एक ही घर की 2 बहुएं हैं, तो इस प्रॉपर्टी पे अकेले जेठानी जी का हिस्सा क्यों, मेरा क्यों नहीं? अब तो किसी तरह से भी इस पूरे घर को अपना बनाना है। उसके बाद जेठ और जेठानी को लात मार के इस घर से निकालना है। ऐसे ही एक दिन शिल्पा अपने पति विकास से बोलती है, देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाती हूँ, आजकल का जो टाइम है ना वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि दिमाग से काम लो और अपने बारे में सोचो। कब तक भैया भाभी की गुलामी करते रहोगे? अरे तुम्हारे माँ बाप ने जैसे तुम्हारे भैया को पैदा किया है वैसे ही तुम्हें भी किया है, तो इस प्रॉपर्टी में तुम दोनों का बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन नहीं,
ये पूरा घर तो तुम्हारे भैया भाभी के नाम है। मेरी मानो तो उनसे बंटवारा करने के लिए कह दो, अलग अलग हिस्सा हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम कैसी घटिया बातें कर रही हो। अरे हम एक ही परिवार का हिस्सा है और बंटवारा करने की क्या नौबत आ गई। भैया भाभी ने कभी तुमसे बुरा व्यवहार नहीं किया, हमेशा तुम्हें एक बेटी की तरह प्यार दिया, और तुम हो कि इतनी छोटी और गिरी हुई बातें कर रही हो। गिरी हुई बात मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी गिरी हुई सोच से ना मेरी बात को गलत साबित कर रहे हो तुम। और वैसे भी मेरा भी तो फ्यूचर है ना आगे जाके। अरे कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगी कि बेटा तुम्हारे बाप ने दिन भर भैया भाभी की गुलामी की और हमारे पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा एक गुलाम है और हम एक गुलामी वाली जिंदगी जी रहे हैं। अपना मुंह बंद रखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अरे जरा ठंडे दिमाग से सोचो, कल को तुम्हारे भैया भाभी में और तुम में कोई बात हो जाती है तो वो तुम्हें लात मार के इस घर से निकाल देंगे। अरे आजकल के टाइम में ना इंसान का मन कब डोल जाता है ना ये पैसे और प्रॉपर्टी देखकर। तुम्हें ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए दिल से फैसला मत लो, दिमाग का इस्तेमाल करो। विकास को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शिल्पा अपने मायके गई थी और मायके से लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। कुछ दिनों तक शिल्पा का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता है। कुछ दिनों के बाद जब शिल्पा घर आती है तो वो देखती है कि कविता शिल्पा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, उसकी बहुत सेवा पानी कर रही है। ऐसे ही एक दिन विकास शिल्पा से बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम गलत थी? ये होता है परिवार। परिवार में हम सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि परिवार बुरे वक्त में हमेशा अपने अपनों के साथ खड़ा होता है। अगर मान लो आज हम दोनों के पास खूब सारा पैसा और खूब सारी प्रॉपर्टी होती और हमारा कोई परिवार नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में कौन तुम्हारी ऐसी सेवा पानी करता? मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और शायद ये मेरे कर्मों का ही फल है। दीदी के प्यार को मैं कभी नहीं पहचान पाई, हमेशा उनको जेठानी की तरह ही देखती थी। लेकिन आज मुझे पता चला कि वो जेठानी नहीं बल्कि माँ है, और मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी इस परिवार को तोड़ने या फिर घर का बंटवारा करने की बात नहीं करूंगी। इससे शिल्पा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दिल दिमाग से बंटवारे करने का ख्याल निकाल देती है। और अब कुछ दिनों बाद शिल्पा में भी धीरे धीरे ठीक होने के आसार शुरू हो जाते हैं। इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपने परिवार को एक साथ आगे लेकर चलती है। रजत जो कि विदेश में पढ़ाई कर रहा था, वो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने गांव ना आकर लवली नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और लवली के बोलने पर लवली के साथ अपने गांव आता है, जहां लवली अपने ससुराल में अपनी सास और दो गवार नंद को देखकर हंसने लगती है, क्योंकि लवली की दोनों गवार नंद ने सूट पहना होता है और वो दो चोटी बनाई होती है। ये देखकर लवली जोर जोर से हंसने लगती है और अपने दोनों नंद का मजाक बनाने लगती है। ओह माय गुडनेस, मेरी तो दोनों ननद गवार है। इन दोनों को तो कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं है, बट इट्स ओके। अब मैं आ गई हूँ। अब मैं तुम दोनों को दिखाऊंगी कि कैसे कपड़े पहने जाते हैं और कैसे बाल बनाए जाते हैं। लवली का ये बर्ताव देखकर लवली की दोनों ननद काजल और करिश्मा को बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों मुंह सड़ाकर वहां से चली जाती है। पर लवली की सास सुमित्रा लवली की आरती उतारती है और जैसे ही लवली को टीका लगाने लगती है, लवली अपनी सास से कहती है, ये तुम क्या करने जा रही हो? इस आग वाली प्लेट को मुझसे दूर रखो। और हनी, मैं बहुत थक गई हूँ। ये लोग हमें घर के अंदर कब बुलाएंगे? तुम्हारे घर वाले कितने बदतमीज हैं, जब घर आई बहू को भी घर में नहीं आने दे रहे। लवली, इसे आग वाली प्लेट नहीं, आरती की थाली कहते हैं। माँ हमारी आरती उतार रही है और नजर, हम बहुत दूर से आए ना, हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, कहीं किसी ने हमें नजर लगा दी हो, बस इसलिए माँ मेरी और तुम्हारी आरती उतार कर हमें अंदर बुला लेगी। थोड़ा सब्र रखो। सच में रजत, तुम्हारे घर वालों को मुझे अब बहुत कुछ सिखाना है। तुम्हारे गाँव वाले और तुम्हारे घर वाले सबके सब गवार हैं। ये जो नजर होती है, इस तरह की कोई चीज नहीं होती। तुम इसीलिए अपनी माँ को बोलो कि मुझे अंदर जाने दे, मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा है। बहू मैं समझ सकती हूँ, तू दूर से आई है ना। अच्छा तू अब घर में चल, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, बहुत भूख लगी होगी तुम दोनों को। अब सुमित्रा अपने बहू बेटी को घर में लेकर आती है और अपनी दोनों बेटियों को अपनी भाभी के लिए खाना लगाने को कहती है। कुछ देर बाद काजल और करिश्मा अपनी भाभी के लिए धनिया की चटनी, प्याज, रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेकर प्लेट में लाती है।
इस तरह का खाना देखकर लवली का मुंह बन जाता है और वो अपनी दोनों नंद से कहती है, ये क्या लिख रहा है तुम मेरे लिए? अरे खुद को तो तुम बड़ी पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये भोजन है और गांव में इसी तरह का भोजन बनाया जाता है। गवार लड़कियों, मैं इस तरह का खाना नहीं खाती। और वैसे भी अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए पहले मुझे ब्लैक टी ला कर दो, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और खाने में मेरे लिए सैंडविच, सैलेड और पास्ता होना चाहिए। ये सब हमको नहीं आता। अगर ये सब खाने का शौक है तो खुद ही जाकर रसोई में बना लेना, और अगर नहीं कर सकती तो वहीं खाना होगा जो हम कहेंगे। इतना बोलकर काजल और करिश्मा वहाँ से चली जाती हैं। अपनी गवार नंद को देखकर लवली को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है, पर वो बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अब शाम को पूरा परिवार एक साथ खाने के लिए बैठता है और लवली भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है। ये देखकर काजल अपनी भाभी से बोलती है, अरे अरे भाभी जी, जो तुम क्या कर रही हो? तुम अभी हम लोग के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। गांव का रिवाज है, पहले मर्द खाना खा लेता है, उसके बाद जोरू खाती है। और भैया ने तो अब तक खाना भी शुरू नहीं किया है। तुम सब गवार हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हारी तरह गवार बन जाऊं। वहाँ पर मैं और तुम्हारे भैया साथ में खाना खाते थे और खाना तुम्हारे भैया ही मेरे लिए बनाते थे। सो प्लीज शट अप, मुझे मत सिखाओ। इतना बोलकर लवली अपनी दोनों ननद का मुंह बंद कर देती है और खाने के लिए बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सभी एक साथ खाना खाते हैं और लवली देखती है कि उसकी दोनों गवार नंद हाथों से खाना खा रही है। उनको हाथों से खाना खाता देख लवली उन दोनों से कहती है, सच में रजत, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी गवार बहनें बहुत गवार है। दुनिया बदल रही है, पर तुम्हारी दोनों बहन अभी भी गवार रह गई। इन दोनों को अभी विदेश भेज दो ताकि ये सब कुछ सीख कर आ सके। तुम कौन होती हो हमें बार बार गवार कहने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? करिश्मा, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? लवली तुम्हारी भाभी है और लवली गांव से है। इन्हें नाइफ और चम्मच से खाना नहीं आता। रजत, इन दोनों को कांटे चम्मच से खाना नहीं आता, इसलिए तो ये दोनों गवार है। इन दोनों से अच्छी तो सासू माँ है जो चम्मच से खा रही है। ऐसा नहीं है बहू, चम्मच से खाना मेरी मजबूरी है। मेरे हाथों में एलर्जी है और मैं अपने इस एलर्जी वाले हाथों से खाना नहीं खा सकती। रजत, मुझे तुम्हारी दोनों गवार बहनों को बहुत कुछ सिखाना है, इसलिए तुम दोनों कल से मेरे साथ रहना, समझे? इतना बोलकर लवली वहाँ से चली जाती है। काजल और करिश्मा को अपनी विदेशी भाभी जरा भी पसंद नहीं आती। अब काजल और करिश्मा अपनी विदेशी भाभी को सबक सिखाने के लिए और उन्हें गांव के तौर तरीके सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है। करिश्मा, हमारी भाभी बहुत बुरी है, हर समय हमें गंवार कहती है। अब हमें उन्हें दिखाना होगा कि उनके दोनों गंवार ननद क्या कर सकती हैं। ये विदेशी हमें गवार बोलती है ना, अब देखो मैं इन्हें कैसे गवार बनाती हूँ। अब काजल और करिश्मा खुजली का पाउडर लेकर लवली के कमरे में जाती है और जब लवली सो रही होती है तो वो दोनों लवली के सारे कपड़े पर खुजली वाला पाउडर गिरा देती है। अब अगले दिन जब लवली अपने कपड़े पहनती है तो उसे खुजली होने लगती है और तभी वहाँ काजल करिश्मा आकर अपनी भाभी से कहती है, क्या हुआ भाभी, आप हम गवारों की तरफ खुजली क्यों कर रही हो? मैं ये खुजली जानबूझकर नहीं कर रही, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया, पूरी बॉडी में रैशेस हो गए और खुजली बंद होने का नाम नहीं ले रही है। भाभी, हमारे पास एक उपाय है, पर मुझे डर लग रहा है। हम तो गवार हैं, आप भला हमारी बात क्यों मानेंगी? देखो, इस वक्त मैं तुम जैसे हजारों गवार लोगों की बात मानने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इस खुजली से मुक्ति चाहिए। जल्दी से अपना मुंह खोलो। भाभी, गांव में छोटे छोटे कीड़े होते हैं और आप जिस बेड पर सो रही हो वो बेड काफी पुराना है। इस बेड पर तो दीमक लगा हुआ है और मुझे लग रहा है कि दीमक ने ही आपको काटा होगा। और दीमक एक छोटा सा कीड़ा होता है। अगर आपको खुजली से मुक्ति चाहिए तो गोबर के पानी से नहाना होगा आपको, और इन कपड़ों को पहनना बंद करना होगा और हमारी तरह सूट साड़ी में रहना होगा। साड़ी से पूरा बदन ढक जाता है और फिर हमें कीड़े मीड़े नहीं काट पाते। और आपको 2 चोटी भी करनी होगी। अगर खुले बालों में किसी औरत ने आपको 3 सेकंड से ज्यादा देखा तो आप गंजी हो सकती हैं। क्या तुम्हारे गांव में इतनी खतरनाक औरतें रहती हैं जो 3 सेकंड में देखकर ही इंसानों को गंजा कर देती हैं? नहीं, मुझे गंजा नहीं होना। मैं तुम्हारी तरह गवार बनने के लिए रेडी हूँ। अब मुझे जल्दी से गोबर का पानी दो ताकि मैं नहा सकूं और खुजली से मुक्ति पा सकूं। बेचारी लवली अपनी दोनों गवार नंद को तो विदेशी तौर तरीके नहीं सिखा पाती,
पर उसकी दोनों गवारनंदे लवली को देशी जरूर बना देती है। अब लवली वही करती जो उसकी दोनों गवारनंद कहती और देखते ही देखते समय के साथ लवली को इन सब की आदत पड़ जाती है और वो भी अपने गवारनंद के साथ उन्हीं की तरह रहने लगती है। ये कहानी है सुमन की, जो बड़ी तो हो चुकी थी पर उसके कपड़ों में पॉटी करने की आदत नहीं गई थी। सुमन और उसकी माँ ने ये बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखी थी। आज सुमन की शादी को 1 महीना हो चुका था और 1 महीने बाद उसका पति रौनक और इस बात की खुशी सुमन और उसकी सास को थी। पर सुमन को खुशी के साथ डर भी था कि कहीं रौनक को उसका सच ना पता चल जाए। सुमन बहू, मैं जानती हूँ कि तू आज बहुत खुश होगी क्योंकि 1 महीने बाद तू अपने पति को देखेगी। जानती हूँ मैं कितना बुरा लगता होगा जब शादी के तुरंत बाद पति अपनी ड्यूटी के लिए काम पर चला जाए तो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि मैंने एक फौजी से शादी करी है। पर माँ जी, रौनक जी को इतनी जल्दी छुट्टी कैसे मिल गई? मेरा मतलब है अभी 1 महीने पहले तो शादी में उन्हें छुट्टी मिली थी। वो इसलिए बहू क्योंकि रौनक की जब से नौकरी लगी है तब से उसने एक बार भी छुट्टी नहीं ली है। उसने पहली बार शादी में 2 महीने की छुट्टी ली थी, पर किसी वजह से ना उसकी छुट्टी भी कैंसिल हो गई थी और शादी के तुरंत बाद उसे जाना पड़ गया था। और बस यही एक कारण है कि फिर से उसे 2 महीने की छुट्टी मिल रही है और इस बार वो 1 महीने बाद वापस आ रहा है। इतना बोलकर ललिता चली जाती है। सुमन खुश थी लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी सच्चाई के बारे में उसके पति को पता न चल जाए। क्या करूं? आज रात तक रौनक जी आ जाएंगे और अगर रात में उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो नहीं, मैं अपनी सच्चाई का पता किसी को नहीं चलने दे सकती। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमन अपने कमरे में इधर उधर घूमने लगती है और जिस बात का उसे डर होता है वही हो जाता है। घबराहट के कारण कपड़ों में ही उसकी पॉटी हो जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो लग रहा है बहुत जल्द रौनक जी को सब पता चल जाएगा। अब जल्दी से सुमन अपने कपड़े बदल लेती है और कपड़े बदल कर जब बाहर हॉल में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास ललिता एक छोटे से बच्चे को खिला रही है। क्या हुआ बेटा, तुझे माँ के पास जाना है? एक काम कर, तू अपनी माँ के पास चली जा। तू बस अपनी माँ से ही प्यार करती है। माँ जी, आप फिर से इस बच्चे को घर ले आई। आप इस तरह से इस बच्चे के साथ खेलती हैं, साफ जाहिर होता है आपको छोटे बच्चे कितने पसंद है। हाँ बहू, मुझे ना छोटे बच्चों से बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ कि तू जल्द से जल्द मुझे ना एक वारिस दे दे इस घर में, ताकि मैं अपने पोता पोती के साथ खेलूं। माँ जी, अब मैं आपको कैसे बताऊँ? यहाँ मैं अपनी पोटी रोक नहीं पाती। बच्चे को कैसे संभालूंगी? मैं अपने बच्चे की पोटी साफ करूंगी कि अपनी? क्या सोचने लगी? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। अच्छा ले, तू थोड़ी देर खिला ले जब तक मैं दवाई खा लेती हूँ। अब ललिता छोटे से बच्चे को सुमन की गोद में देखती है और वो बच्चा सुमन की गोद में जाते ही सुसु कर देता है, जिसके बाद सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसने तो मेरे ऊपर सुसु पोटी दोनों कर दिया। अब मैं क्या करूँ? हाँ बहू, बच्चे ने सुसु और पोटी ही तो किया है और वैसे भी बच्चों का यही काम है। और इसकी माँ तो इसे हमेशा हगिस पहना कर रखती है, पर लगता है कि आज इसकी माँ ने इसे हगिस पहनाना भूल गई और मुझे दे दिया ऐसे ही। पर कोई बात नहीं, मैं आकर दवाई खा लूंगी। पहले मैं इस बच्चे को इसकी माँ के पास छोड़ कर आती हूँ। इतना बोलकर ललिता सुमन के हाथों से उस बच्चे को ले लेती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुमन के दिमाग में एक प्लान बनता है और वो खुद से कहती है, हगीज, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अब तो एडल्ट का भी हगीज आता है। ये सही रहेगा। जब तक रौनक जी रहेंगे ना हगीज पहन कर रखा करूँ। क्या था, अब सुमन अपनी सच्चाई सबसे छुपाने के लिए जल्दी से दुकान से जाकर कुछ डायपर के पैकेट्स लेकर आती है और जब शाम को रौनक घर आता है तो उसके आने से पहले ही सुमन हगीज पहन लेती है। मैं आ गया। कैसे हो आप दोनों? आज अपनी बीवी को इस तरह से देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी आपको इस तरह से देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज कितने दिनों बाद हम सब एक साथ खाना खाएंगे। चलिए खाना खा लीजिए। आज मैंने आपकी मनपसंद की चीजें बनाई हैं। अब सुमन ने हगीज पहना हुआ था, इसलिए वो अपनी सारी परेशानियों से बेफिक्र होकर रौनक के साथ अपना समय बिताती है और रौनक को भी सुमन की इस बीमारी के बारे में पता नहीं चलता। अब इसी तरह से आए दिन सुमन हगीज पहनकर घूमती और किसी को इसकी भनक भी नहीं होने देती और सुमन सबकी नजरों से छुपकर हगीज को कूड़े के साथ फेंकाती,
ऐसे ही एक दिन जोरदार बारिश हो रही होती है। आज बारिश कितनी ज्यादा हो रही है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज तो मेरे दोनों हगीज खराब हो चुके हैं, तीसरा भी खराब होने वाला है। इतने सारे हगीज को कैसे फेंकूंगी, कहाँ जाऊंगी, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। इस सोच में डूबी सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो तभी कमरे में रौनक आ जाता है। कमरे में रौनक के आते ही थोड़ी बदबू सी आती है और वो सुमन से कहता है, सुमन तुम कमरे में खड़ी कैसे हो? क्या तुम्हें कमरे में कोई बदबू नहीं आ रही? बदबू? ये बदबू तो मेरे हगीज की है जिसमें मैंने सूसू और पॉटी किया हुआ है। बारिश की वजह से मैंने उसे कमरे में ही बेड के नीचे पन्नी में डालकर छुपा रखा है, कहीं रौनक जी की नजर न पड़ जाए। हे भगवान, जल्दी से इस बारिश को रोक दो ताकि मैं अपने खराब हगीज फेंक सकूं। सुमन क्या सोच रही हो बताओ? मुझे लगता है रौनक जी बारिश की वजह से ही बदबू आ रही। आप जानते हैं ना, हमारे सामने वाले घर में कितने सारे छोटे बच्चे, वो सारे बच्चे सूसू पॉटी करते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, लगता है उनकी माँ हगीज नहीं फेंक कर आ पाई होंगी। तुम शायद बिल्कुल सही कह रही हो। एक काम करो, तुम खिड़की बंद कर दो। इस खिड़की के ही जरिए घर में बदबू आ रही है। बदबू के चलते रौनक अपने कमरे से चला जाता है तो वहीं दूसरी ओर सुमन बारिश के बंद होने का इंतजार करती है, पर बारिश बंद नहीं होती। जिसके बाद सुमन ठान लेती है कि वो इस बारिश का फायदा उठाएगी और अपने सारे हगीज नाली में फेंक देगी। माफ करना सामने वाली पड़ोसन, अगर ये हगीज पकड़े भी गए तो बारिश के पानी से खराब हो चुके होंगे और सबको यही लगेगा कि ये तुम्हारा काम है। मुझे बस अपनी सच्चाई छिपानी है। अगर किसी को मेरी सच्चाई का पता चल गया तो मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुमन को खुद बचने के लिए अपने डायपर्स नाली में फेंकने पड़ते हैं और ये सब कुछ रौनक देख लेता है, पर रौनक सुमन से कुछ नहीं कहता। और जब अलमारी खोलता है तो वह देखता है कि अलमारी में भी बहुत सारे अडल्ट डायपर्स रखे हुए हैं। जिसके बाद रौनक को सुमन पर शक होने लगता है और वह सुमन पर नजर रखता है। जिसके बाद रौनक को पता चल जाता है कि सुमन को कपड़े में ही पॉटी करने की आदत है। सुमन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कपड़ों में ही पॉटी हो जाती है? ये आप क्या कह रहे हैं रौनक जी? मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं घर की बहू हूँ, भला मैं कपड़ों में इस तरह की हरकत क्यों करूँगी? झूठ बोलना बंद करो। मैं एक फौजी हूँ और फौजी की नजरों से कोई नहीं बच पाता। मैं सब जान चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे सच बता दो ताकि मैं तुम्हारा इलाज करवा सकूँ। रौनक की बात सुनकर सुमन सारा सच रौनक को बता देती है और रौनक सुमन का साथ देता है और उसका इलाज करवाता है। इलाज की वजह से सुमन की इस हरकत में सुधार आ जाता है।